नमस्कार साथियों। तो हम लोग अब तक निबंध के बारे में पढ़ रहे थे। निबंध के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा और जो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं, उनमें से भी हम लोगों ने कुछ निबंधों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग नाटक के उद्भव और विकास के बारे में इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पूछे गए हैं आपके में प्रश्न कि नाटक का आशय बताते हुए हिंदी नाटक का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। 2010-11 में पूछा गया। और नाटक की परिभाषा बताते हुए उसके प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा, हिंदी नाटक के विकास में प्रसाद युग के योगदान का विश्लेषण कीजिए। और यदि हम लोग इसको सामान्य रूप से आप विस्तृत रूप से देखें तो यह पूरा प्रश्न, ये जो दो प्रश्न हैं आपके, पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये हिंदी नाटक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, इन्हीं में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो जैसे आपका प्रश्न है ये, हिंदी नाटक के विकास में प्रसाद युग के योगदान का विश्लेषण कीजिए, तो वो जो ये प्रश्न होगा, हिंदी नाटक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, इसी के अंतर्गत आएगा। तो आइए इसका हम लोग संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न हो जाएगा, हिंदी नाटक के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हम लोग थोड़ी भूमिका लिखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास यद्यपि 1000 वर्ष पुराना है, किंतु 18वीं शताब्दी तक यहाँ काव्य रचना की ही प्रधानता रही। ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कि पहले का जितना भी साहित्य रहा है, वो पद्य पद्य में लिखा गया है। ठीक है। पद्य अर्थात काव्यात्मक रूप में लिखा गया है। गद्य रूप में बहुत कम ही मिलता है। ये ब्रज भाषा में थोड़े बहुत नाटक मिलते हैं। हिंदी में विधिवत नाट्य लेखन 19वीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी मतलब के मध्य से मतलब 1850 लगभग। नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक का आनंद दर्शक द्वारा अभिनय देखकर लिया जाता है। जब किसी कथा का रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शन या अभिनय किया जाता है तो उसे नाटक कहते हैं। रंगमंच तो आप लोग समझते ही हैं कि स्टेज, आप लोगों के कॉलेज में भी कई बार आप लोग पार्टिसिपेट भी किए होंगे, तो उसे नाटक कहते हैं। जयशंकर प्रसाद, जो कि प्रमुख नाटककार रहे हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है, उन्होंने इसको ऐसे परिभाषित किया है कि भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। ठीक है। तो उनके अनुसार नाटक की यह परिभाषा हो जाएगी। हिंदी नाटक का विकास, जिस तरह हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व रखता है। हम लोगों ने हिंदी कहानी का उद्भव और विकास देखा। ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख कहानीकार रहे वो प्रेमचंद रहे। ठीक है। तो जो इन युगों को विभाजन कर दिया जाता है, तो वो उनका एक आधार, तो उस जो विधा होती है, ठीक है, उसका जो प्रमुख कवि या लेखक होता है, उसके आधार पे वर्गीकरण कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे हिंदी कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान केंद्रीय महत्व रखता है, उसी तरह हिंदी नाटकों में जयशंकर का है। उन्हें केंद्र में रखकर हम हिंदी नाट्य, ये यहाँ पे नाट्य होगा, हिंदी नाट्य साहित्य को विभिन्न युगों में बांट सकते हैं। अब पहला हो जाएगा प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, दूसरा हो जाएगा प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, तीसरा और चौथा को हम लोग प्रायः ये भी कह सकते हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। तो इसके दो भाग हो जाते हैं कि प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक, अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व के, और प्रसादोत्तर स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक। ये आपके चार हो जाएंगे। पहला, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक। इस काल के साहित्य को दो उपखंडों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। जो इस युग, यह युग है, इसमें भी दो युग आते हैं, जैसे भारतेंद्र युगीन नाटक जो भारतेंद्र युग में लिखे गए, और जो द्विवेदी युगीन नाटक जो कि द्विवेदी युग में लिखे गए। तो भारतेंद्र युगीन नाटक 1850 से 1900 ईस्वी तक रहा। खड़ी बोली में प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंद्र को है। भारतेंद्र का युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। भारतेंद्र के नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जन सामान्य को जागृत करना तथा उसमें आत्मविश्वास को जगाना था। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था बनाए रखने का प्रयास इन नाटकों में हुआ। ठीक है। तो उस दौर में किस प्रकार के नाटक लिखे जाते थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त परिचय दे देंगे। फिर इस दौर में कौन से नाटक लिखे गए, उसके बारे में व्याख्या करेंगे। जैसे देवकी नंदन खत्री का सीताहरण नाटक, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भी कई नाटक लिखे, जिनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी हैं।
प्रमुख हैं। इस काल में अनुदित नाटक भी लिखे गए। अनुदित नाटक मतलब जो जो नाटक होते थे उनका अनुवाद कर दिया गया हिंदी में। ठीक है, जैसे भवभूति व कालिदास ये सब संस्कृत साहित्य के जो नाटककार हैं, प्रमुख नाटककार हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनके नाटकों का हिंदी अनुवाद इस युग में किया गया। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास हैं उनका बहुत प्रमुख नाटक है। ठीक है, तो उनका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया और वे इसी युग के कवि थे। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु थे। हिंदी नाटककार श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र इन सभी ने भारतेंदु का ही अनुसरण किया। ठीक है, इस युग के अन्य नाटककार जो थे वो ये लोग थे श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ये सभी इस युग के अन्य नाटककार थे। द्विवेदी युगीन नाटक ये 1900 से 1918 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग में भारतेंदु जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित रंगमंच आगे न बढ़ सका। परिणाम स्वरूप जनता व्यावसायिक रंगमंचीय नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी। ठीक है, तब तक ये हुआ कि जो पारसी लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपना एक व्यवसाय बना लिया इसको, नाटक को। ठीक है, तो चूंकि अब इस युग में वैसे नाटक नहीं लिखे जा सके, ठीक है, तो इसलिए जो लोग थे, ठीक है, वो इनको कम पढ़ने लगे, नाटकों को कम पढ़ने लगे। बल्कि जो इसके परिणाम स्वरूप जो जनता थी, ठीक है, वो व्यवसायिक रंगमंचीय नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी। वो नाटकों को देखने में अधिक रुचि लेने लगी। द्विवेदी युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं रोमांचकारी नाटक लिखे गए। इन नाटकों में नाट्य कला विकास नहीं मिलता और अभिनय तत्व भी नहीं के बराबर है। ठीक है, इसमें जो नाट्य कला के तत्व होने चाहिए वो बहुत ही कम मिलते हैं। अब जो इस युग के नाटक हैं उसमें जयशंकर प्रसाद का करुणालय आता है और भारतीय हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा नाटक आता है। द्विवेदी युग के नाटकों पर फारसी रंगमंच का प्रभाव रहा। इन नाटकों का महत्व न तो शिल्प की दृष्टि से ही है और न ही सुरुचि संस्कार की दृष्टि से। ठीक है, फिर भी कुछ नाटकों में तत्कालीन समाज की विकृतियां उभर आई हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व है। तो इस युग में पारसी रंगमंच का ज़्यादा प्रभाव रहा। जो पारसी लोगों द्वारा नाटकों का आयोजन किया जाता था, ठीक है, उसका प्रभाव अधिक रहा है। ठीक है, और जो ये नाटक होते थे इनमें शिल्प और इस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं रहता था। अब अगला हो जाएगा आपका प्रसाद युगीन नाटक। जयशंकर प्रसाद के आगमन से नाटक को एक नई दिशा मिली। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित हो रहा था। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय साहित्य को प्रभावित किया। इसलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटकों की प्रेरणा बने। ठीक है, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था। ठीक है, इसलिए जैसा देखिए समाज होता है, जैसी परिस्थितियां होती हैं, वो व्यक्ति या लेखक उसी के अनुरूप अपनी रचनाओं को रचित करता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रसाद जी ने अपने आसपास के वातावरण को, समाज को देखकर ही उसी प्रकार के नाटक लिखे। व्यापक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की लहर ने इस समय साहित्य को प्रभावित किया। इसलिए भारत के अतीत की खोज एवं वर्तमान समस्याओं व दुर्बलताओं से लड़ने का साहस प्रसाद के नाटकों की प्रेरणा बने। ध्यातव्य है कि इसी काल में पारसी थिएटर अपने अपने चरम विकास पर था। तो जो पारसी थिएटर था, जो पारसी रंगमंच था, ठीक है, वह अपने चरम विकास पर था। उसका लोक में प्रचलन बहुत हो गया था। इसलिए इस काल की नाट्य प्रवृत्तियों पर इसका प्रभाव भी अत्यंत व्यापक नजर आता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक नाटक का ही भाग था। ठीक है, तो जो लेखक नाटक लिख रहे थे उस पे उन नाटकों का, पारसी नाटकों का प्रभाव अत्यधिक नजर आता है। अब इस युग के प्रमुख रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त, ठीक है, ये सब लोग हैं। जयशंकर प्रसाद जी के कई नाटक हैं जिसमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कल्याणी और अजातशत्रु हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अनघ नाम का नाटक लिखा और सियाराम शरण गुप्त ने उन्मुक्त नाटक लिखा। इस काल के नाटक साहित्य में मुख्य रूप से 5 प्रकार के नाटक दिखाई देते हैं। पहला, ऐतिहासिक नाटक। ये आपका प्रश्न भी रहा है कि प्रसाद युग का महत्वपूर्ण योगदान दिखाइए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा
लॉन्ग में लिख दिया है। ऐतिहासिक नाटक, इस युग के नाटककारों ने इतिहास संबंधी तथ्यों को कल्पना के मिश्रण से आकर्षित और प्रभावशाली बनाकर नाटकों में प्रस्तुत किया है। इतिहास के बीच ही उन्होंने नाटकों में प्रेम और सौंदर्य के मधुर चित्र खींचे हैं। इस क्षेत्र में उनकी दृष्टि रोमांटिक होते हुए भी संयमित रही है। इस तरह के नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त व ध्रुवस्वामिनी प्रमुख थे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। इनमें राष्ट्रीय चेतना व सांस्कृतिक वातावरण की उपस्थिति सर्वत्र देखी जा सकती है। ठीक, तो ये पहला हो गया ऐतिहासिक नाटक। दूसरा हो गया रोमांचकारी नाटक। ठीक है, इसमें जो रौनक बनारसी एक लेखक हैं, उनका इंसाफ़े महमूद, एक लेखक हैं हुसैन मियाँ ज़रीफ़, ठीक है, इनका लैला मजनू और अली बाबा आदि प्रमुख रोमांचकारी नाटक हैं। जो आप लोग नाटक को जब लिखेंगे तो उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा। ठीक है। इनके नाटकों में श्रृंगारपूर्ण वातावरण, उत्तेजक घटना विधान, देश विन्यास की तड़क भड़क व किस्म के संवाद से जनता का मनोरंजन करना प्रमुख उद्देश्य था। नाटक कला की दृष्टि से इन्हें साहित्य नाटक नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब ये हो जाएगा रोमांचकारी नाटक। अगला हो जाएगा पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक एक ओर तो नैतिक उपदेशों से भरे होते थे, किंतु दूसरी ओर उनमें रोमांचकारी प्रभाव उत्पन्न करने का भी प्रयास रहता था। पौराणिक नाटकों में कुछ नाटक सुदर्शन आदि ने लिखे। समसामयिक नाटक, इन नाटकों में समसामयिक समस्याओं को उठाया गया, परंतु उनमें गंभीर विश्लेषण का अभाव था। उनमें हास्य का प्रयोग किया गया, परंतु अति अनाटकीयता एवं सस्ते किस्म के हास्य ने नाटकों के उद्देश्य को क्षति पहुंचाई। इसके अंतर्गत पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी का चार बेचारे नाटक और जीपी श्रीवास्तव जी का उलटफेर, विवाह, विज्ञापन आदि नाटक आते हैं। यथार्थवादी नाटक, इस युग में यथार्थवादी नाटकों की भी नींव पड़ी, जिसमें मानव जीवन की विविध समस्याओं का यथार्थ चित्रण गंभीरता पूर्वक किया गया। इनमें प्रेमचंद का संग्राम नाटक उल्लेखनीय है। प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक, इस युग तक आते आते भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन आए। अब जीवन में भावना तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में मजदूर किसान भी शामिल हो गए। फारसी रंगमंच की लोकप्रियता कम हुई, क्योंकि सिनेमा का प्रभाव अधिक पड़ रहा था। इस काल में मुख्यतः दो प्रकार के नाटक लिखे गए, राष्ट्रीय चेतना पर आधारित और यथार्थपरक समस्या प्रधान नाटक। राष्ट्रीय चेतना पर नाटक लिखने वालों में थे हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास तथा उदय शंकर भट्ट। इन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना से युक्त अपने नाटकों में समन्वयवादी दृष्टि तथा नैतिक मूल्यों पर बल दिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो नाटक आते हैं वे हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित रक्षाबंधन और आहुति नाटक हैं। और दूसरा हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा रचित राजमुकुट नाटक और सेठ गोविंददास जी द्वारा रचित कर्तव्य नाटक। यथार्थपरक समस्या प्रधान नाटक, समस्या प्रधान नाटकों में व्यक्ति मन के द्वंद्व, स्वच्छंद प्रेम, विवाह समस्या, मूल्यों के विघटन आदि विषय प्रमुख रहे। यह पहली बार हुआ कि व्यक्ति पर नाटक लिखे गए। ठीक है, जैसे कहानियों में भी था, तो अब इसमें व्यक्ति प्रधान कहानियां तब लिखी जा रही थी। अब इसमें भी व्यक्तियों पर नाटक लिखना, व्यक्ति प्रधान नाटक लिखना प्रारंभ हो गया। समस्या प्रधान नाटकों में पात्र कम होते हैं एवं इनका कार्य व्यापार सीमित होता है, इसलिए इनमें जीवन के विभिन्न विषयों की प्रस्तुति नहीं हो सकती। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के प्रतिनिधि नाटककार हैं। उपेंद्रनाथ अस्क जी का अंजो दीदी नाटक, पांडेय बेचन शर्मा उग्र का आवारा और डिक्टेटर नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी का छाया नाटक और लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी और मुक्त नाटक। ठीक है, ये सब नाटक इसमें आते हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटक, इस युग में 1950 और उसके बाद के नाटक लिखे गए। इस युग में निम्न वर्ग में अशांत, क्योंकि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे 1950 तक। ठीक है, तो अब सांस्कृतिक या राष्ट्रीय चेतना से भरे हुए नाटकों का अभाव होने लगता है, और जो व्यक्तिगत नाटक हैं, व्यक्ति की समस्याओं पर आधारित नाटक हैं, उन पर नाटक लिखना प्रारंभ हो जाता है। इस युग में निम्न वर्ग में अशांत दाम्पत्य जीवन, बढ़ती भौतिकवादी प्रवृत्ति के साथ साथ समाज फैलते भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि का भी वर्णन किया और मध्यम वर्ण व उसकी समस्याओं को भी उठाया गया। इस युग के नाटकों को रेडियो पर भी सुना जाने लगा।
मोहन राकेश जी इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। इनके नाटक हैं लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी नाटक का संक्षिप्त विकास। चूँकि आपके में प्रश्न संक्षिप्त में ही पूछा गया, तो मैंने संक्षिप्त परिचय बहुत संक्षिप्त रूप से परिचय दे दिया है। तो अब अगला जो वीडियो होगा नाटक की परिभाषा बताते हुए उसके प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए, ये भी एक करा दूँगा। उसके बाद फिर हम लोग चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे। धन्यवाद।